नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। दरअसल आज कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं भाजपा के 18 साल के कार्यकाल में कमीशनबाजी और भ्रष्टाचार के। लेकिन हम बात करेंगे इस बात की कि 2 दिन बाद यानी परसों 20 तारीख को भाजपा सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी होने वाला है। शिवराज सरकार के जो 18 साल हैं उस पर अमित शाह एक रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे कि आखिर कितना विकास हुआ और कितना नहीं हुआ है। हम आरोप पत्र का इसलिए जिक्र नहीं करना चाहते क्योंकि आरोप पत्र जो जारी किया गया कांग्रेस की तरफ से उसमें ना तो मुद्रण और ना प्रकाशन, किसी का भी नाम नहीं है। मुद्रित और प्रकाशित कहाँ से हुआ इसका कोई जिक्र नहीं है, तो अपने आप ही वो आरोप पत्र एक तरह से गैरकानूनी हो जाता है या वो आधारहीन हो जाता है। इस पर जैसी कांग्रेस कहेगी कि ये उनकी तरफ से आरोप पत्र जारी हुआ है तब जरूर इस पर चर्चा की जा सकती है। लेकिन आज हम बात करेंगे भाजपा के रिपोर्ट कार्ड पर जो 2 दिन बाद जारी होने वाला है। इसमें 18 साल की उपलब्धियों का जिक्र किया जाएगा, किस तरह से विकास दर 19.7% पर आ गई है, किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश का योगदान 4.6% हो गया है और किस तरह से आर्थिक वृद्धि की जो दर है वो 4.43 से बढ़कर अब 16.43% हो गई है। तो आंकड़े बहुत सारे हैं। जीडीपी 71,594 करोड़ से बढ़कर 13,22,821 करोड़ हो गई है। तो ये बहुत सारे आंकड़े जिन पर हम दिन भर बीजेपी बात कर सकती है। आरोप भी इतने सारे हैं कि कांग्रेस इस पर दिन भर बात कर सकती है। आरोप पत्र पर बाद में बात, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कोई अधिकृत पत्र जारी नहीं हुआ है। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस ने पारस सेक्रेटरी जो उनके समन्वयक हैं उनके नाम से एक प्रेस नोट जरूर जारी हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ है। लेकिन आज बात करेंगे रिकॉर्ड पर इस बात के कि किस तरह से भाजपा ने विकास की पायदानें तय की है। चर्चा शुरू करने के पहले सुन लेते हैं कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस पर क्या कह रहे हैं और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बीडी शर्मा की इसमें क्या राय है। इसके बाद करेंगे चर्चा शुरू। में ठगाई सबको ठगा है, किसानों को ठगा है, व्यापारियों को ठगा है, शासकीय कर्मचारियों को ठगा है, बच्चा होए बुजुर्ग होए ठगा गया। ये पूरा प्रदेश देख रहा है इन्होंने। और आज हर व्यक्ति प्रदेश का या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। कमलनाथ जी, 15 महीने की आपकी सरकार मिस्टर बंटाढार दिग्विजय सिंह के इशारे पर जब चल रही थी और जिसमें आप करपनाथ बने, उस समय उन 15 महीने की सरकार में गरीबों के हक और अधिकार को छीनने के मॉडल आप जरूर हैं। ग्वालियर में एक सभा हुई थी, आपकी नेता प्रियंका गांधी आई थी। उस दिन उन्होंने कोई आरोप पत्र जारी किया था। घोटालों की लिस्ट उनके सामने उन्हें मिली नहीं। उनका वक्तव्य में भाषण के दौरान कहा कि वो मिल नहीं रही है, मुझे कहीं चली गई है। तो हमने सुना कि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इसमें हर दिन तीखापन आएगा और कई बार आधारहीन बातें भी होगी, कई बार तथ्यपरक बातें भी होगी। जब तथ्यपरकता आएगी तो हम जरूर उस पर बातचीत करेंगे। अभी चर्चा करने के लिए मौजूद हमारे साथ स्टूडियो में हमारे 2 विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल श्री रमेश शर्मा जी, श्री योगीराज योगेश जी, और टेलीफोन लाइन पर हैं मध्य प्रदेश की ग्रामीण पत्रकारिता के एक तरह से अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार रघुवर दयाल गोहिया जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रमेश शर्मा जी आपके साथ की। दरअसल आरोप जरूर लगते हैं, प्रतिपक्ष को भी इस बात का हक है कि वो आरोप लगाए, सत्ता पक्ष को सफाई देने का इसमें अधिकार है कि वो सफाई दे। लेकिन जो कुछ बातें हो रही हैं, नियम के मुताबिक अगर घोषणा पत्र में मुद्रण और प्रकाशन का नाम नहीं होता तो लोग कई बार उस पर भी सवाल खड़े करते हैं। आरोप पत्र में यदि आप मुद्रित और प्रकाशित का जिक्र नहीं करेंगे तो वो भी एक तरह से बट्टे खाते में जाता है, उसकी एक तरह से महत्ता कम हो जाती है। आपकी राय? 2 दिन बाद शिवराज सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह। आपकी राय? क्योंकि जो आंकड़े हमारे पास है उसके हिसाब से मध्य प्रदेश में विकास भी हुआ है, अधोसंरचना में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है, आर्थिक आय बढ़ी है, और ये भी कह सकते हैं कि जो लाडली बहनों के लिए 1000 रुपये महीने का जो अभी शुरू हुआ 3 महीने पहले, उससे भी मध्य प्रदेश की जो बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, जो लाडली लक्ष्मी हैं, उनके पास भी परचेजिंग पावर बढ़ी है। और ये जो सब पैसा बाजार में आएगा तो मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, जो बाजार है, वो भी गुलजार होगा। आपकी राय?
देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं राघवन जी, जब से स्वतंत्रता आई है और प्रजातांत्रिक सरकारें आई हैं, तो हर राजनीतिक दल जो सरकार में होता है वो अपने आंकड़े जारी करता है विकास के और अपनी तारीफ के, और विपक्ष जो होता है वो उस पर कुछ न आरोप लगाता है। ये परंपरा चली आ रही है। अब प्रश्न ये आता है कि इस सरकार ने इन सालों में क्या किया। भाजपा के नेतृत्व वाली जो सरकार है, अगर 15 महीने का हटा दे तो लगभग 20 वर्ष को होने को आ गए हैं। जी। इसने क्या किया? इसमें तो कोई शक नहीं कि इन 20 वर्षों में मध्य प्रदेश में बहुत प्रगति हुई है। अगर हम थोड़ी देर के लिए आंकड़ों की बात छोड़ दें, तब भी हम किसी भी नगर में देख लें, भोपाल में ही देख लें, कारों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है। रोड कहीं ना कहीं जो सिंगल थे वो डबल हुए हैं, और जो डबल थे वो 4 लेन, और 4 लेन 6 लेन रोड भी बने हैं। कितनी हवाई सेवाओं से जुड़े हैं नगर, कितने रेल सेवाओं से जुड़े हैं नगर। इसके अलावा व्यक्तियों का जो जीवन स्तर है, आज कहीं ना कहीं लोगों की प्रगति या उनका काम होगा कि एक ज़माने में जिन्हें हम झुग्गी बस्ती के रूप में कच्चे मकान थे, वहाँ पक्के मकान हैं और वहाँ अब कारें भी देखी जा रही हैं। स्वाभाविक रूप से ये हमको समाज में प्रगति की हमको निशानी दिख ही रही है, और उसके अनुरूप ही सरकारों को उसका टैक्स भी मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के प्रगति तो हुई है। इसको हम शिक्षा के प्रतिशत में ले लें, रोजगार के प्रतिशत में ले लें, स्वरोजगार में ले लें, प्रति व्यक्ति आय के रूप में ले लें, बिजली की खपत के रूप में ले लें, सड़कों की प्रगति तो हुई है। अब दूसरा जहाँ तक आता है कांग्रेस का, तो स्वाभाविक रूप है कांग्रेस की रणनीति ये है कि कहीं ना कहीं जो सत्तारूढ़ दल है वो उस पर किस प्रकार आक्षेप कर सकती है। इसमें आप कोई भी एक काम सरकार करेगी तो उसमें या तो ये पूछा जाएगा कि ये क्यों नहीं है, जो काम है उस पर उत्तर नहीं होगा, दूसरी चीज़ों पर उत्तर होगा। तो वो आरोप पत्र, और टेक्निकली जो आपने कहा कि उसमें अगर प्रिंटर पब्लिशर का नाम नहीं है तो स्वाभाविक रूप से उसमें एक प्रश्न चिन्ह तो अपने आप लगता ही है। अब इस पर कांग्रेस कल क्या सफाई देगी, इस पर देखा जाएगा। लेकिन राघवन जी, विकास तो मध्य प्रदेश में हुआ है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। रघुवर जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? दरअसल कांग्रेस प्रतिपक्ष में है, आरोप लगाना उसका धर्म है, सरकार की कमियां कमजोरियां बताना भी उसका काम है, और सरकार अगर गलत है तो उसको सही रास्ते पर लाना भी प्रतिपक्ष का काम है, क्योंकि लगाम तो प्रतिपक्ष की होती है। लेकिन सवाल है कि क्या 18 वर्षों में विकास कार्य नहीं हुए हैं? इस पर भी बातचीत होनी चाहिए। और 2 दिन बाद जो रिपोर्ट कार्ड आएगा वो जाहिर है कि बीजेपी उसका ज़बरदस्त प्रचार करेगी और सरकार भी इस पर बातचीत करेगी। आपकी राय? कांग्रेस अपनी जगह है, लेकिन क्या मध्य प्रदेश में जो पिछले 20 साल हैं, 18 साल हैं भाजपा शासन के, शिवराज सरकार के, उसमें आप क्या देखते हैं? कृषि का उत्पादन बढ़ा है, सिंचाई के रकबे बढ़े हैं, अधोसंरचना की एक तरह से जो रफ्तार वो बढ़ी है, सड़कें बढ़ी है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र और उसके प्रति व्यक्ति की आय की हम बात करें तो उस पर भी कामकाज हुआ है। और जो हमारे पास आंकड़ा वो ये कि प्रति व्यक्ति आय पहले हुआ करती थी 11,778 रुपये, जो बढ़कर अब 1,40,000 से ऊपर निकल गई है। आपका इसमें क्या कहना है और आपकी राय? जी, निसंदेह मैं आदरणीय रमेश शर्मा जी ने अभी जो चर्चा की है मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ। यदि मध्य प्रदेश पिछले 18 सालों में विकास नहीं करता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, तो शिवराज सिंह जी लगातार मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे। और उन्होंने जिस गति से और जिस संवेदनशीलता के साथ मध्य प्रदेश में सरकार चलाई है वो अद्भुत है। उसका कोई भी कहीं उदाहरण मुझे तो देखने को नहीं मिलता है। दूसरी बात ये कि अब उन्होंने ये कहना प्रारंभ कर दिया है कि मैं सरकार नहीं चला रहा हूँ, ये पूरा मध्य प्रदेश मेरा परिवार है, परिवार की तरह मैं सरकार चला रहा हूँ। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक जितने भी राजनेता आए हैं या जितने भी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी आए हैं वो अपना काम करते हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं और नेपथ्य में चले जाते हैं। बहुत कम लोगों को याद रखा जाता है। शिवराज सिंह जी की जो महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना है वो भी अपने आप में पूरे देश में आने वाले समय में एक मॉडल का रूप ले सकती है। जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं को, बहनों को आर्थिक रूप से सक्षम और सबल बनाने के लिए आगे की भी जो बातें की हैं वो निश्चित रूप से हमारे मध्य प्रदेश में मील का पत्थर साबित होंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं। भौतिक रूप से हमने बहुत तरक्की की है मध्य प्रदेश में, हर क्षेत्र में की है, लेकिन उसके साथ ही हमें चारित्रिक रूप से भी देखना होगा कि किस तरह से हमारे मध्य प्रदेश में आसपास जो है क्राइम बढ़ा है,
और उसमें सोशल क्राइम भी है और दूसरे गंभीर क्राइम भी हैं। आखिर इसकी वजह क्या है कि जब हम भौतिक रूप से तरक्की कर रहे हैं, सक्षम हो रहे हैं, तो इस दिशा में भी सरकार को ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। आपने आज ही सुना होगा, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कलेक्टर शैलन सिंह और एडिशनल कलेक्टर अमर बहादुर सिंह को कोर्ट की अवमानना के लिए 7 दिन की कैद और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। हालांकि 1-2 घंटे के बाद ही उसमें रिलैक्सेशन भी मिल गया उन्हें, लेकिन ये इस तरह के बड़े गंभीर मामले हैं। तो ये आने वाले दिनों में हमको भौतिक तरक्की के साथ साथ चारित्रिक दृष्टिकोण से भी सरकार को विचार करना चाहिए कि केवल भौतिकवाद से काम नहीं चलने वाला है, हमें चरित्र की तरफ भी ध्यान देना होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और अभी मुख्यमंत्री जी ने फिर एक बार बात करी है कि शायद वो आने वाले कुछ ही दिनों में, शायद 27 तारीख हो सकती है, वो लाडली बहनों के लिए कुछ और महत्वपूर्ण घोषणा करने वाले हैं। तो इससे पूरे परिवार में जहां भी लाडली बहनाएं, माताएं हैं, बहनें हैं, वो सक्षम सबल होंगी और एक सुख खुशहाली का भी एक दौर फिर से शुरू हो सकता है। अब इसी तरीके से आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री जी ने आनंद मंत्रालय का गठन किया था। अब वो आनंद मंत्रालय बाहर तो दिखता नहीं, कागजों में ही कहीं दबा हुआ होगा जी। उसको भी बाहर निकालने की आवश्यकता है। और आपने बताया कि कमलनाथ जी की बात, जो उन्होंने जो है एक घोषणा पत्र, आरोप पत्र जो है वो दिया है जिसमें प्रिंट लाइन नहीं है। तो ये एक आने वाले समय में कोर्ट कचहरी का मामला तो बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि विपक्ष की हैसियत से कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को उनके जवाब देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, सत्ता और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप, उपलब्धियां और नाकामियां, नेताओं की अदला बदली यानी दल बदल में बिल्कुल और ज्यादा तेजी आने वाली है। इस वक्त भाजपा ने चुनाव की घोषणा से करीब 1.5-2 महीने पहले ही अपने जो 39 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, उसने भी एक तरीके से राजनीतिक हलकों में राजनीतिक दलों के साथ जनता को भी चौंका दिया है कि इतने लंबे वक्त के पहले सत्तारूढ़ दल ने कभी भी इस तरह की, मैं तो इसे रिस्क ही कहूंगा, रिस्क उठाई हो। और उसमें भी 8 पूर्व मंत्री हैं, 4 महिलाएं हैं, 4 नए चेहरे हैं और भोपाल से तो उम्मीदवार तय कर ही दिए गए हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी रिस्क है, लेकिन राजनीति हो या कोई सा भी क्षेत्र हो, बिना रिस्क के आप कोई भी काम या उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते। तो एक तरीके से पहले राउंड में, पहले दौर में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में चुनावी बिसात में बढ़त तो हासिल कर ली है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास योगी राज जी। दरअसल युद्ध या चुनाव एक तरह से मनोवैज्ञानिक खेल भी होता है, माइंड सेट का मामला भी होता है। जैसे रघुवर जी कह रहे थे, मुझे लगता है कि बीजेपी ने जैसे ही वो 39 अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है और अब वो 2 दिन बाद एक तरह से शिवराज सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करने वाले हैं, तो कह सकते हैं कि बीजेपी अब इस पूरे मामले में फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी कर रही है। और अब वो आगे निकलकर, जिसे कहते हैं ना कि आगे बढ़कर चौके छक्के लगाने की तैयारी में है। और कांग्रेस थोड़ा सा डिफेंसिव मोड पर है। कांग्रेस ने आरोप पत्र जरूर लगाया है, लेकिन जो उससे चूक हुई है, आरोप पत्र में मुद्रण और प्रकाशन का जिक्र नहीं होना, कहीं ना कहीं ये उनका डिफेंसिव मोड भी बताता है, क्योंकि इससे वो अदालती कार्रवाई से बच भी सकते, क्योंकि उनका कोई इसमें लिखित पढ़त में कोई मामला नहीं है कि ये आरोप पत्र कांग्रेस की तरफ से लिखित में दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक डिफेंसिव मोड की बात है। अगर ये चूक हुई है तो अलग चीज़ है, अगर ये जानबूझकर की गई है तो फिर ये उनका एक तरह का सुरक्षात्मक खेल है। आपकी राय कि किस तरह से जो भाजपा का रिपोर्ट कार्ड आने वाला शिवराज सरकार का, उसमें उपलब्धियां भरी पड़ी होंगी, क्योंकि 18 साल बहुत लंबे होते हैं। उसमें मैंने जिक्र किया था कि कृषि का उत्पादन क्षेत्र बढ़ा है, सिंचाई का रकबा बढ़ा है, बिजली की जो हम बात करें तो बिजली का उत्पादन के साथ साथ कृषि क्षेत्र में बिजली की जो स्थिति वो बेहतर हुई है, हर व्यक्ति की आय बढ़ी है। तो ये बहुत सारी बातें, सड़कें बढ़ी हैं, अधोसंरचना की बात करें, कॉलेज की बात करें, मेडिकल कॉलेज की बात करें, तो बहुत सारी चीज़ें जो भाजपा को बताने के लिए उनके पास है। आपकी राय, आपको क्या लगता है, रिपोर्ट कार्ड कैसा होगा और आरोप पत्र का असर क्या होगा? देखिए राघवन जी, ये बात तो सही है कि लंबे समय से सत्ता में है भाजपा और उसके पास बताने के लिए बहुत कुछ है। और जिन आंकड़ों का आप जिक्र कर रहे हैं, ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक आंकड़े हैं मध्य प्रदेश के लिहाज से देखा जाए। लेकिन एक सवाल मेरा दोनों पार्टियों से ये है कि यदि
कांग्रेस ने 60 साल में इतना ज़बरदस्त काम किया, और भी दूसरी पार्टी यदि बहुत अच्छा काम कर रही हैं। भूपेश छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और शिवराज जी तो मध्य प्रदेश में अच्छा काम कर ही रहे हैं। तो फिर ये फ्री की स्कीमों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है इन लोगों को? ये इन स्कीमों के सारे क्यों चुनाव में जाना चाहते हैं? वास्तव में यदि ये काम कर रहे हैं सारे लोग, तो फिर खुले मन से और इनको जाना चाहिए लोगों के बीच कि देखिए साहब, हमने ये काम किए और इस बार आप हमको मौका दो। लेकिन सारे के सारे राजनीतिक दल फ्री की चीज़ों पर शिफ्ट हो गए, और फ्री की चीज़ों में शिफ्ट इस कदर हुए हैं कि सब में एक दूसरे को कमतर दिखाने की होड़ मची हुई है। शिवराज जी ने यदि 1000 रुपये लाडली बहना को देने की बात कही थी, तो कमलनाथ जी ने 1500 रुपये देने की बात कर दी। अब उसको पंक्चर करने के लिए फिर शिवराज जी ने 1250 और 1500 करके अब उसको 3000 तक ले जाने की बात है। तो फिर क्या हुआ इन सारे कामों का, जो इतने काम इतने ज़बरदस्त तरीके से जो बताए जा रहे हैं? तो कम से कम काम उन चीज़ों पर सेंटर करना चाहिए, वैसे काम जो जनता भी आपसे सहमति जताए आपको, क्योंकि एक तो इकोनॉमिकल बोझ पड़ता है अनावश्यक इन चीज़ों से। तो इनकी तरफ न जाते हुए वास्तव में जो आपने काम किए हैं उनसे जनता भी सहमत होती दिखनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन दुर्भाग्य है कि कोई भी राजनीतिक दल संतुष्ट करता दिखाई नहीं देता जनता को। जी, तो लेकिन जो आपने बात की योगराज जी, ये तो राजनीति में बहुत आदर्श की बात है, ये उच्च आदर्श के मापदंड स्थापित करने की बात है। लेकिन रमेश शर्मा जी और हम सब ग्रामीण परिवेश से आते हैं और उससे हमारा नाता भी है। सबसे छोटा चुनाव होता है ग्राम पंचायत का, पंच का, सरपंच का। आप देखिए कि 2 उम्मीदवार खड़े हैं, एक उम्मीदवार अगर पूरे 5 साल ग्राम के लोगों की सेवा करता है, उनके सुख दुख में साथ होता है, और एक उम्मीदवार जो पूरे 5 साल लड़ाई लड़ता है, उनका नुकसान करता है। लेकिन चुनाव के दिन अगर वो, मैं किसी वोटर के बिकने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर वो उसको 500 रुपये 2000 रुपये की मदद करता है, तो हमने देखा है कि कई बार काम करने वाला आदमी जो 5 साल काम करता है वो हार जाता है, और जो सिर्फ चुनाव के दिन कुछ राहत मदद या एक तरह से लोभ लालच देता है वो चुनाव जीत जाता है। तो हमें लगता है कि ये जो एक टर्निंग पॉइंट है भारतीय राजनीति में, मुफ्त की चीज़ों को देने का और मुफ्त की चीज़ों को रोकने का, ये तो हमें लगता है कि जब क्लाइमेक्स पर जाएगी, सरकारें दिवालिया होने की स्थिति में होगी, तब हमें लगता है कि देश की केंद्र की सरकारें, चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान लेगा और तब कहीं कुछ होगा। लेकिन ये ख्याली बातें, पता नहीं कब ऐसा होगा। लेकिन अभी तो आप जितना वोट चाहते हो उतनी आप फ्री की घोषणा करिए। केजरीवाल इसका उदाहरण है, दिल्ली से लेकर पंजाब तक उन्होंने किया, वहाँ सरकारें बनाई। और पिछले चुनाव की बात करें, मैं एक सेकंड और लूंगा इसमें। पिछले चुनाव 2018 में कमलनाथ जी ने कहा था कि वो 2 लाख तक का कर्ज माफ करेंगे। तब शिवराज सिंह और उनके वित्त मंत्री जयंत मलैया ने कहा था कि मध्य प्रदेश की आर्थिक हालत ऐसी नहीं है कि हम 2 लाख तक का कर्ज माफ कर सकें। कांग्रेस की घोषणा करती तो करे, हम नहीं कर सकते क्योंकि इसका पालन करना मुश्किल है। और कमलनाथ की सरकार भी पालन नहीं कर पाई और देखा हमने कि वो 2 लाख तक का कर्जा माफ नहीं कर सकी। तो ये आसमानी सुल्तानी घोषणाएं वोट के लिए की जाती है। इस पर आपने जो बात चिंता व्यक्त की वो हम सब की चिंता है। लेकिन अभी तो राजनीति जिस ट्रैक पर चल रही है, मुश्किल लगता है। लेकिन सवाल यही है कि पहले तो सरकार में आए और फिर सुधार की बात करें। शर्मा जी, देखिए, मोटे तौर पर राघवेंद्र जी एक बात समझ लीजिए, एक सिद्धांत होता है और दूसरा स्वार्थ होता है। ये ठीक उसी प्रकार है कि अगर आप कितना ही भगवान का भजन कर रहे हो और अचानक आकर के चींटी काटने लगे तो भगवान से ध्यान हटके आपके चींटी पे चला जाएगा। इसको स्वार्थ कहा गया है। तो जब भी कभी कोई सैद्धांतिक बात करता है तो दूसरा व्यक्ति स्वार्थ की बात छोड़ देता है। ये अंग्रेज वातावरण भारत में एक ऐसा बना गए हैं कि उन्होंने सारे संसाधन छीने, लोगों के काम छीने, जंगलों पे कब्जे किए, सारी कलाएं छीनी ताकि आदमी बेरोजगार हो, रोटी के लिए परेशान हो। फिर उन्होंने कहा कि हम आपको नौकरी देंगे। तो ठीक वही का वही, क्योंकि अंग्रेज भले चले गए हैं लेकिन वो मानसिकता हमारी नहीं बदली है। तो कुछ राजनीतिक दल जो स्थायी काम है उनके बजाय केवल स्वार्थ की बात करके वोट लेकर के सरकार में आना चाहते हैं। तो कई वक्त ये माना गया है, यद्यपि भाजपा सैद्धांतिक काम करती है, राष्ट्र संस्कृति, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, व्यक्ति निर्माण और राष्ट्र निर्माण की बात करती है, लेकिन कई बार जिस स्तर का युद्ध हो उस स्तर पर उतरना होता है। कांग्रेस अगर व्यक्तिगत हित की बात कर रही है तो फिर भाजपा को व्यक्तिगत हित की बात करना ही पड़ेगी और उस कॉम्पिटिशन में आगे निकलना ही पड़ेगा। कहा गया है कि गटर की सफाई के लिए आपको नीचे उतरना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के इसमें कोई शक नहीं, योगी राज्य की बात से मैं सहमत हूं कि कहीं ना कहीं इससे बाहर करीब 3.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है मध्य प्रदेश में। लेकिन जिस तरीके की लड़ाई है उस तरीके की लड़ाई में इस तरह की घोषणाएं भी बहुत आवश्यक थी। लेकिन फिर भी मैं एक बात जरूर ये कहूँगा कि राष्ट्रीय स्तर पर हो या प्रांतीय स्तर पर हो,
प्रदेश के विकास के उन्नयन के लिए जो आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं उनकी तरफ केंद्र सरकार ने भी, मोदी के वाली सरकार ने भी ध्यान दिया है और शिवराज सरकार भी उस पर ध्यान दे रही है। अब ये समाज को खुद अपनी चैतन्यता की जरूरत है कि किस प्रकार वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आत्मनिर्भरता के लिए केवल नारा काम नहीं है, आत्मनिर्भर व्यक्ति बने, आत्मनिर्भर परिवार बने, आत्मनिर्भर समाज बने, फिर राष्ट्र आत्मनिर्भर होगा। उस दिशा में तेजी से काम करने की, सामाजिक वातावरण की भी आवश्यकता है। बिल्कुल रघुवर जी, दरअसल सैद्धांतिक बातों में तो सब लोग सही बात करते हैं, लेकिन हमारा कहना है कि पार्टियां बातें तो बहुत अच्छी करती है, व्यक्ति बातें बहुत अच्छी करता है, हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि वो कर क्या रहे हैं। हर पार्टी बीजेपी को मिलाकर, बीजेपी सहित सब बातें करती है कि हम फ्री की घोषणा नहीं करेंगे, लेकिन आप देखिए हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। इसके चलते सरकारें दिवालिया होने की स्थिति में आ रही है, कर्ज के बोझ तले दब गई है। देश का एक भी राज्य ऐसा नहीं है जो अपने बजट के बराबर कर्ज की स्थिति में ना आ गया हो। आने वाले दिन आर्थिक स्थिति के हिसाब से बहुत ही चिंताजनक होने वाले ऐसा लगता है। आपकी राय, ये मुफ्त की घोषणा तो अपनी जगह है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच अच्छी सियासत कौन सी पार्टी कर सकती है और किससे आपको ज्यादा उम्मीद है? अगर आप जिक्र करें तो इसका भी जिक्र कर सकते हैं। देखिए, लोकतंत्र में बदलाव नितांत आवश्यक है। लोकतंत्र में अगर राजनीतिक दलों का, सत्तारूढ़ दलों का बदलाव नहीं होगा तो जो स्थितियां बन रही हैं वो और बद से बदतर हो सकती हैं। अच्छा काम करना अपने स्थान पर है और काम करने के नाम पर सत्ता में बने रहना, टिके रहना एक दूसरी बात हो जाती है। आप देखिए, कमलनाथ जी का कार्यकाल और शिवराज जी का कार्यकाल में लोग यही बात करते हैं। अभी आपने भी कहा था, कमलनाथ ने भी बहुत सारी घोषणाएं करी थी जिससे आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश जो है कर्जे में जाने की संभावनाओं पर खड़ा था, कगार पर खड़ा था। और वर्तमान संदर्भों में तो पिछले डिबेट में भी ये बहुत सारी बातें हुई थी कि हमारा इनकम पर कैपिटा क्या है और हमारा कर्ज पर कैपिटा क्या है। तो ये खाई जो बढ़ती जा रही है, उस खाई को पाटने के लिए हमारे अर्थशास्त्री हैं और हमारे जो बड़े राजनेता हैं जो संवेदनशीलता के साथ कुछ करना चाहते हैं वही कुछ कर पाएंगे, वरना तो चुनाव में, राजनीति में, मैंने पहले भी कहा है कि प्रेम युद्ध और राजनीति में अब सब जायज हो गया है। वहाँ किसी भी प्रकार के आप आदर्श, लेकिन ये मुफ्त की घोषणाएं तो देश को संकट में डालने वाली है। हर कोई इस बात को कह रहा है, लेकिन सरकार में आने के लिए अब इस प्रतिस्पर्धा में सब दल शामिल हो गए। उसमें राष्ट्रीय दल भी शामिल है, बीजेपी कांग्रेस दोनों की हम बात करें, क्योंकि केंद्र से लेकर राज्यों में जबरदस्त कर्जा है। इस पर कभी फिर विस्तार से बात करेंगे। अभी मैं जा रहा हूँ योगीराज जी आपकी तरफ की। ये जो सारा मामला है, आपने कहा कि जिस तरह से आदर्श की स्थिति होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं दिख रही है। हर कोई मुफ्त की बात कर रहा है और फिर केजरीवाल जी के बाद तो ये हालत और ज़्यादा बढ़ गई है। दिल्ली में मुफ्त की बिजली, अब वहाँ बिजली बोर्ड पर 20,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज हो गया है और स्थिति ये कि जो कर्ज होना चाहिए अदायगी का वो नहीं हो पा रहा है। ये दिल्ली की हालत है, पंजाब की हालत भी बदतर है, लेकिन इसके चलते सरकारें अब ज़्यादा मुफ्त की घोषणा कर रही है और मध्य प्रदेश इसका एक तरह का उदाहरण है। आपकी बहुत संक्षिप्त में छोटी सी राय। देखिए राघवन जी, मध्य प्रदेश में अंधेरा इसलिए आया था, मतलब बिजली का संकट ही इसलिए उत्पन्न हुआ था कि पहले अर्जुन सिंह जी ने और बाद में दिग्विजय सिंह जी ने 0 हॉर्स पावर से लेकर 5 हॉर्स पावर तक की मोटरें बिल्कुल मुफ्त कर दी थी। नतीजा ये हुआ था कि घनघोर बिजली के संकट में मध्य प्रदेश चला गया था और अब यही हाल अन्य प्रदेशों का भी हो रहा है। दिल्ली का आपने जिक्र किया, हिमाचल में उन्होंने पेंशन और पुराना कर्मचारियों के वेतन भत्ते की बात की, तो आज उनके पास कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाहें नहीं है। तो कुल मिला के स्थिति यही होती है कि जो घोषणाएं आप कर तो देते हैं वोट लेने के लिए आप, लेकिन जब हकीकत में आप जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि इतना तो अपना बजट ही नहीं, इतनी अपन घोषणाएं कर चुके हैं। तो ये संतुलन इन सब के बीच में होना चाहिए। कितने की हमने घोषणाएं की, बल्कि होना ये चाहिए कि एक लिमिट होना चाहिए कि इतने हज़ार करोड़ की घोषणाएं हम कर सकते हैं, इससे ऊपर हम नहीं जाएंगे। बिल्कुल, और उसका फिर हिसाब दें कि हम इसको ऐसे करें। लेकिन ये सारी बातें होती नहीं है, जो मन में आया चुनाव जीतने के लिए उठाया और एक अंधेरे में तीर चला दिया। बिल्कुल, मैं तो इसको, हम 4 लोग हैं, एक तरह का जनमत संग्रह कर लेते हैं। क्या रमेश जी से पूछूंगा कि क्या इस पूरे मामले में चुनाव अपनी जगह है, क्या मुफ्त की घोषणाएं जारी रहनी चाहिए या बंद करनी चाहिए? आपकी 1-2 वाक्यों में राय। देखिए, कुल मिलाकर के इस तरह की घोषणाएं जो हैं वो तो कहीं ना कहीं इस पर रोक लगना चाहिए। बिल्कुल, समाज आत्मनिर्भर बने। जी रघुवर जी, आपकी इस पर राय, मुफ्त की घोषणाएं चालू रहे या बंद करनी चाहिए? योजना के बजाय सिर्फ ये कहूंगा कि जहां जरूरत है जी,
वहाँ इस तरह की घोषणाएं वाजिब है, और जहाँ लालच है वहाँ इस बिल्कुल। तरह की घोषणाएं नहीं होनी योगीराज जी, चाहिए। आपकी राय इसमें? नहीं, बिल्कुल है, उसका समानुपात में करना चाहिए, जिसकी ठीक। आवश्यकता है उसको देना चाहिए। कुल मिलाकर काम के बदले आप पैसा दे तो ठीक है, मुफ्त में देना ठीक नहीं, और ये किसी भी कीमत में बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। आज नहीं तो कल इस प्रदेश को सोचना पड़ेगा। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। रघुवर जी आपका साधुवाद, योगीराज जी आपका भी, और रमेश शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।